Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, ट्रुथ टेबल और कंडीशनल एग्जीक्यूशन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी, तो मैं बहुत जगह पे करता था ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ट्रूथ, ट्रूथ एंड फॉल्स इज़ फॉल्स, ट्रूथ और ट्रूथ इज़ ट्रूथ। और मैं बार बार कहता था कि ये आपका एक ट्रूथ टेबल होती है, ये वहाँ से आता है। तो आज हम आपको इस ट्रूथ टेबल के बारे में बताएंगे और उसके बारे में हमारे पास कंडीशनल एग्जीक्यूशंस होते हैं। कंडीशनल एग्जीक्यूशंस क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा है ना, आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें जो भी आपके टोटल मार्क्स आते हैं उसके ऊपर स्टूडेंट की डिवीज़न या ग्रेड डिसाइड होती है। किसी के अगर 75% के ऊपर मार्क्स हैं तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, और अगर किसी के 60% के ऊपर हैं लेकिन 75% से कम है तो हम कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न, और सो ऑन। तो इसको अगर आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी तो कैसे करोगे? आपको कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेंगी कि अगर किसी स्टूडेंट के नंबर सपोज 75% के ऊपर हैं, देन उसका रिजल्ट हमारा होगा डी, मतलब डिस्टिंक्शन। और अगर किसी स्टूडेंट के नंबर हमारे 60% के ऊपर और 75% के नीचे हैं तो हमारा उसका क्या होगा? फर्स्ट डिवीज़न। और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास नीचे की भी स्लैब्स होंगी जहाँ पे आप उसको सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फेल एसेट्रा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है। ओके, तो अब ये हमारे क्या है? कंडीशनल एग्जीक्यूशन। क्यों? हमारे पास किसी स्टूडेंट का नंबर आता है, मार्क्स आते हैं, हम देखते हैं कि ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन को कि तीसरी कंडीशन को, और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो भी डिवीज़न है या जो रिजल्ट है हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन, अर्थात कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, तो हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो चलिए हम अपने आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, इस लेक्चर की स्लाइड्स अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे होम पेज पर जा सकते हैं, home.iitk.ac.in/shalab SHALAB अर्थात स्वयं प्रभा। या आप इस QR कोड भी QR कोड को आप अपने फ़ोन के किसी फ्री ऐप से आप स्कैन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन पर जाकर के मेरा नाम और इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दीजिए, आपको मेरा होम पेज मिल जाएगा और उस होम पेज में आप स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर आकर के इस कोर्स की स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। और ये ट्रुथ टेबल जो है ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस का एक हिस्सा होती है। अब मेरे सामने समस्या थी कि पहले मैं आपको ट्रुथ टेबल पढ़ाऊँ फिर लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाऊँ, या मैं पहले आपको लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाऊँ फिर मैं आपको ट्रुथ टेबल पढ़ाऊँ। क्योंकि अगर मैं आपको शुरू में बताता ट्रू फॉल्स तो शायद आप ना समझ पाते कि ये ट्रू फॉल्स कहाँ से आता है। ओके, तो चलिए हमने अपना जो भी तरीका निकाला है हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ट्रुथ टेबल क्या होती है? ये ट्रुथ टेबल होती है जो हमको ये बताती है कि अगर हमारा कोई ऑपरेशन हो रहा है वो ट्रू या फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एंड या और का ऑपरेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका आउटकम क्या आएगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास दो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, जिसको मैंने इंडिकेट किया x और y से। राइट, स्टेटमेंट 1 को है हमारा x से इंडिकेट हो रहा है और स्टेटमेंट 2 हमारा y से इंडिकेट हो रहा है। ये हमारा क्या हो सकता है कि जैसे आपने लॉजिकल ऑपरेटर में किया था x greater than 8, और y क्या हो सकता है कि x
स्मॉलर देन 2, इस तरह के जो भी हमारे स्टेटमेंट थे वो हैं ये। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट कंडीशन में इनका आउटकम क्या आएगा। अगर हमारा x ट्रू है और y भी हमारा ट्रू है, और अगर हमारा ऑपरेशन हो रहा है x एंड y, तो ट्रू एंड ट्रू मिलके इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू होगा। और अगर हमारा ऑपरेशन हो रहा है x और y, मतलब x अथवा y, देन भी हमारा जो आउटकम है वो हमारा ट्रू होगा। ओके, उसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन है, ये हमारी 4 कंडीशन है, 1 2 3 4, 4 कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं कि दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, या उसमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो और अगला फॉल्स हो। तो पहली कंडीशन में मैंने जो लिया है उसमें वो लिया है कि जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। अब हम दूसरी सिचुएशन में लेते हैं कि स्टेटमेंट x हमारा ट्रू है और y हमारा फॉल्स है। तो उस केस में क्या होगा, अगर x हमारा ट्रू है और y फॉल्स है, तो x एंड y को जब हम ऑपरेट करेंगे तो इसका हमारा आंसर फॉल्स आएगा। ओके, इसका आंसर फॉल्स आएगा। और अगर हम ऑपरेशन करेंगे x और y, तो हमारा इसका ऑपरेशन का आंसर आएगा ट्रू आएगा। और आपको याद हो, ये हमने बहुत जगह पर इस्तेमाल भी किया था, राइट। ऐसी हमारी तीसरी कंडीशन क्या होगी कि x हमारा फॉल्स है और y हमारा ट्रू है। तो जब इसमें से हम x एंड y करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, और अगर हम करेंगे x और y तो आंसर आ जाएगा ट्रू। और इसी तरीके से अगर हमारे पास x और y दोनों हमारे अगर फॉल्स हैं, राइट, तो अगर हम x एंड y को ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमारा जाएगा फॉल्स, और अगर हम x और y को ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा फॉल्स। आप इसको आप एक किसी भी छोटे से उदाहरण को लेकर के आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ही ले लिए, उनका नाम मैंने दे दिया ट्रू और फॉल्स। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंडीशन की बात ही नहीं, यही इसका नाम है। और आप इसकी जगह कोई भी कंडीशन भी आप ले सकते हो। फिर मैंने देखिए यहाँ पे डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस जो मैंने समझे हैं उसको लिखा हुआ है। x एंड y, मतलब कि ट्रू ये हमारा हो गया ट्रू, ये हमारा हो गया फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारा क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि x हमारा अगर ट्रू है और y हमारा अगर फॉल्स अगर है, तो देखिए ये आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये वाला कॉलम है जो 2 नंबर का है, रो है। तो यहाँ पे आउटकम हमारा x एंड y में आ रहा है फॉल्स और x और y में आ रहा है ट्रू। देखिए यही काम तो यहाँ भी हो रहा है, x एंड y में आ रहा है फॉल्स, और इसी ऑपरेशन को अगर हम x और y में करेंगे अथवा, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रू। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपके जो भी x और y में जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनका जो आउटकम होता है वो इस ट्रुथ टेबल से कंट्रोल होता है। ओके, और ऐसे ही आप अगर देखेंगे कि ये आपको याद है, ये आपका काय का साइन था, ये निगेशन का साइन था, राइट। तो अब आप अगर निगेशन x करेंगे मतलब x का उल्टा करेंगे, तो x आपका यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब किस तरह से हम इसको आर सॉफ्टवेयर में भी आपको करके दिखा देते हैं। तो देखिए x मैंने ले लिया ट्रू, y को ले लिया फॉल्स। अब हमने कर दिया x एंड y, तो क्या आ गया फॉल्स। हमने कर दिया x और y मतलब अथवा, ये आ गया ट्रू। और अगर मैंने कर दिया निगेशन x, तो x हमारा क्या है, ट्रू, इसका उल्टा आ जाएगा फॉल्स। और अगर मैंने कर दिया निगेशन y, तो y आपका क्या है, फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, अब एक हमारे सामने ये अब सवाल आता है कैसे चेक करें। ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है IS लॉजिकल। आपको ध्यान भी होगा, आपने इस तरह के कई कमांड्स पहले की हैं, is.na और is true समथिंग लाइक दिस। तो उसी से मिलता जुलता हमारा ये भी कमांड है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करना चाहते हैं, is.logical, क्या चीज़, जो हमारी इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखी है।
तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है तो हम ये पता करना चाहते हैं क्या यह लॉजिकल है। अब लॉजिकल तो दुनिया में हर कोई होता है, हम उस लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। हर आदमी का अपना कुछ एक लॉजिक होता है, सही करने का भी और गलत करने का भी। मैं उस लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने आर सॉफ्टवेयर के लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, बस। ओके, चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x = 6, x की वैल्यू मैंने ले ली 6। और अब आपको पता है कि अगर हम ये कंडीशन लेते हैं x > 2 तो ये तो लॉजिकल होती है, लेकिन अभी हम एक समय के लिए मान लेते हैं, कुछ समय के लिए हमको नहीं पता कि ये हमारी लॉजिकल होती है कि नहीं होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको अपने इस ऑपरेटर से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये लॉजिकल है या नहीं है। ओके, तो हमने इसका जो भी आउटकम था इसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लॉजिकल 1। अब हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, उसका नाम है लॉजिकल 1 और मुझको नहीं पता है कि ये लॉजिकल है कि नहीं है। तो मैंने अपने कमांड का यूज़ किया is.logical और पैरेंथेसिस में मैंने दे दिया लॉजिकल 1। ओके, और जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, क्योंकि ये तो हमारा लॉजिकल वेरिएबल ही है। और चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने कर दिया x < 11, कोई भी हमारा एक ये ऑपरेटर एक कंडीशन है, मुझे पता है कि ये तो लॉजिकल है, राइट। तो अब हम इसका जो भी मान है इसको मैंने लॉजिकल 2 वेरिएबल के नाम पर स्टोर कर दिया। अब हमारे पास ये लॉजिकल 2 नाम का वेरिएबल आता है और मैं खाली यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ कि क्या ये वेरिएबल हमारा लॉजिकल वेरिएबल है कि नहीं है। तो मैंने अपना कमांड यूज़ कर लिया is.logical और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। आप देखोगे कि इसका जो हमारा आउटकम आ गया ट्रू आ गया। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन मैं आपको चलिए आर सॉफ्टवेयर में आर कंसोल में करके मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ओके, चलिए अब हम लेते हैं x = मैंने ले लिया 6। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटर है x < 8। ये क्या हमारा लॉजिकल है? देखते हैं। ट्रू, यस, ये तो लॉजिकल है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए x < 8 तो भी देखेंगे ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर और कौन कौन से थे? ग्रेटर और इक्वल टू भी तो था, आप उसको भी ट्राई करिए, देखिए ये भी आपका लॉजिकल आ गया। आपने लेस देन और इक्वल टू भी तो किया था, लेस देन इक्वल टू, देखिए ये भी आपका लॉजिकल सेंटेंस है, लॉजिकल स्टेटमेंट है। आपने डबल इक्वलिटी भी तो किया था, ये भी आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। अब जरा सा आप यहाँ पे सिंगल इक्वलिटी साइन दीजिए, आंसर आ गया फॉल्स। ऐसा क्यों आ गया? अरे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंगल इक्वलिटी साइन होता है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और जो हमारे दो इक्वलिटी साइन होते हैं ये हमारा लॉजिकल इक्वलिटी है और ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ओके, इसलिए देखिए यहाँ जहाँ पे आपके पास लॉजिकल स्टेटमेंट्स थे यहाँ पर ये लॉजिकल आता गया। शायद आपको लगा कि ये तो हर जगह ऐसा ही होता है और ये हर जगह ये आपका ट्रू आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये फॉल्स वाला भी करके दिखाया। ओके, आप अगर ध्यान दीजिए आपका एक और भी था एक्स नेगेशन नॉट इक्वल टू 2, ये देखिए लॉजिकल आ गया। ओके, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर आपके पास कोई प्रोग्राम आता है, डेटा आता है, तो आप इस स्टेटमेंट के थ्रू ये आप पता कर सकते हैं कि ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है कि नहीं है। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने x इक्वल टू लिया है 6 और मैंने 2 ऑफ
टॉइज ऑफ एक्स को मैंने बताया कि ग्रेटर देन 12 है, तो ये क्या लॉजिकल है कि नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया है कि ये तो लॉजिकल ऑपरेटर है, तो उसका आपका उत्तर ट्रू ही आएगा। और उसी तरीके से आप कोई 3 इंटू एक्स इज स्मॉलर देन 30 करेंगे तो भी आपका ये इससे एक लॉजिकल ऑपरेटर ही आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये यहाँ पर है, इन दो उदाहरणों को लेने के पीछे मेरा कारण यही है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं ये कोई सिंपल कैलकुलेशन की जगह कोई एक वेरिएबल फॉर्म में हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ओके, जैसे कि हम आपको देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। इससे एक एग्जांपल और करते हैं हम आपको यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पर खाली इतना कर दें कि x की वैल्यू आपने ली है 6 और आप यहाँ पे इस लॉजिकल में आप कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट। ये क्या लॉजिकल ऑपरेटर है? ये कह देगा यस। ओके, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम ये भी करते हैं, कोई फंक्शन भी लेते हैं, इफ़ सम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ये क्या लॉजिकल ऑपरेटर है? कह देगा ट्रू। और अगर हम यहाँ पे कह दें इक्वलिटी साइन लगा दें तो देखिए कह देगा ये तो गलत हो गया, राइट। ये कोई लॉजिकल थोड़ी है ये आपका इक्वलिटी साइन। एनीवे, चलिए अब आपको ये तो समझ में आ गया और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम एक नए चीज़ की बात करते हैं। ये हमारा है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जब मैंने लेक्चर का आरंभ किया था तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अब और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है चीज़ों को कंट्रोल कैसे करने के लिए जो भी हमारे हथियार तो नहीं, मतलब जो भी हमारे साधन इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब यही है कि जब आप चाहते हो तो चीज़ें हों। जैसे आपके स्कूल में आपने सुना होगा, जब अगर आपकी टीचर आपसे कहती थी कि सब लोग शांत होकर के बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाते थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप अगर नहीं बैठे थे तो आपकी टीचर क्या कहती थी? सारे स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, मतलब आप टीचर की बात नहीं सुन रहे हो, मतलब कि टीचर आपको कुछ तरीकों से कंट्रोल करता है। वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं और आपको उनका पालन करना होता है। उसी तरीके से अब हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कोई हमारा एक कार्य हो रहा है और हम उसको एक किसी सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हैं, और सिस्टमेटिक वे से करने के लिए मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि जैसा जैसा हम बता रहे हैं और उसको वैसे ही वैसे करेगा। और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा किसी स्कूल में बच्चों की मार्कशीट को तैयार करने के लिए। जो स्टूडेंट्स की मार्कशीट है उसको तैयार करना है। मार्कशीट में क्या होता है, बेसिकली आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उनको फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न एक्सेट्रा ग्रेड देनी पड़ती हैं। अब मुझे ये बताइए, मैंने एक प्रोग्राम लिखा और वहाँ पे मैंने लिखा कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60% के ऊपर आ रहे हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, 45 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो सेकंड डिवीज़न, 30 से 45 के बीच में आ रहे हैं तो थर्ड डिवीज़न, और अगर 30% से भी कम है तो फेल। ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं और ये मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं आर को। अब आर क्या करेगा? आर कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स को पढ़ेगा, रीड करेगा और उसको कंपेयर करेगा कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके बाद जिस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो मार्कशीट में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या फेल लिख देगा। तो ये क्या हुआ? कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपने आर के प्रोग्राम को कंट्रोल किया कि कैसे कंट्रोल किन किन कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके बाद ये आती है कि आपने एक स्टूडेंट के लिए किया, लेकिन क्या आपके पूरे कॉलेज या स्कूल में एक ही स्टूडेंट होता है जिसकी आपको मार्कशीट बनानी है?
नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो आपको इसी प्रोसेस को तो रिपीट करना है ना। यही जो रूल है आपने बनाया है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के लिए, उसको आपको सारे के सारे स्टूडेंट्स पर बार बार रिपीट करना है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप सारे स्टूडेंट्स को आप एक 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 करके आप उसकी मार्कशीट तैयार करिए, या दूसरा तरीका ये है कि आपको ऐसा कंट्रोल लगाइए कि वो जो प्रोग्राम है वो एक एक स्टूडेंट का मार्क्स उठाता रहे और उसके ऊपर इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहे, और जो उनका आउटकम आ रहा है उसको वो लिखता रहे। अगर हमारे पास 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, तो 500 स्टूडेंट के मार्क्स को पढ़ेगा और उसको उनके ऊपर ये प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा, और उनका जो भी आउटकम आएगा कि कोई बच्चा का, किसी स्टूडेंट का फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न है, उसको वो उसी स्टूडेंट के आगे लिख देगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी तो आपका एक कंट्रोल है, लेकिन इसको हम बोलेंगे ये क्या है, लूप। हमको वहाँ पे लूप में काम करना है, एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीट करना है। और इन सारी चीज़ों को हम करेंगे कैसे, उसको हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम के अंदर सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, और जो सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे एक लॉजिकल ऑर्डर में होंगे। और उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम, फंक्शन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आर में ये हमारे होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ये कंडीशन है तो ऐसा होगा। और उसके बाद में हम उसको अगर हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट आता है, और इनको हम सभी को फंक्शन के अंदर एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कंट्रोल स्टेटमेंट और ये जो हम आपके लूप्स हैं वो एक बार में एक ही चीज़ इस्तेमाल होगा। एक बार में कई चीज़ें भी एक साथ इस्तेमाल हो सकती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ओके, चलिए हम लोग अपने इस कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात अब करते हैं। ओके, चलिए। ओके, अब हम अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर की जब हम आर में बात करते हैं तो हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कई चीज़ें होती हैं। एक होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, एक होता है लूप, एक होता है फंक्शंस। उसी में से हमारा एक होता है कंडीशनल एग्जीक्यूशन, ये भी हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है। हम जरा सा कंडीशनल एग्जीक्यूशन की अब बात करते हैं। कंडीशनल एग्जीक्यूशन, अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ भी निकालिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन। अब आप जरा सा इफ एल्स का मतलब तो समझिए क्या ये होता है। आप इसका जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ है आप उसी को ले लीजिए। ये बिल्कुल वही बात है कि आपके घर के अंदर आपकी माताजी ने आपसे कहा कि आप मार्केट जा करके कुछ सब्जी ले आइए। तो आपका सवाल उनसे अगर ये होता है, ठीक है मैं मार्केट जा रहा हूँ लेकिन अगर सब्जी की दुकान बंद होगी तो हम क्या करेंगे। तो आपकी माताजी आपसे कहती हैं कि ठीक है आप जाइए, अगर सब्जी की दुकान खुली है तो आप वहाँ से सब्जी खरीद लीजिएगा, और अगर सब्जी की दुकान नहीं खुली है तो कोई और जो दुकान हो वहाँ से आप कुछ दाल खरीद लीजिएगा। तो ये कंडीशन क्या है, आप मार्केट में जाओगे, आप अपनी पहली कंडीशन को देखोगे। पहली कंडीशन क्या है आपकी कि क्या सब्जी की दुकान खुली है। अगर वो कंडीशन सही होती है तो आप वहाँ से सब्जी खरीद लोगे, और अगर आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, दुकान अगर बंद होती है, देन फिर आप अगली दुकान में जाओगे और अगली दुकान से जा कर के दाल खरीद लोगे। तीसरी कंडीशन में तो हो सकती है कि आप अगर पूछिए कि अच्छा अगर दाल की दुकान भी बंद हो, तो फिर आपकी माताजी कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं, फिर तुम वापस आ जाना, कुछ मत खरीदना। ओके, तो ऐसे ही तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उसी तरीके से हमारे जो बाकी भी काम होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आपको जरा सा यहाँ पे ध्यान देना है जो
एक लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है इफ। इसके बाद जो सिंपल ब्रैकेट होता है, सिंपल ब्रैकेट बना हुआ है, ये देखिए, और इसके अंदर लिखा हुआ है कंडीशन। और इसके बाद यहां पे देखिए कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये और ये, और कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट्स कमांड इफ कंडीशन इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई कार्य करने के लिए आपको कोई कंडीशन दी गई है, जैसे आपकी माताजी ने कहा कि आप मार्केट जाइए और अगर सब्जी की दुकान खुली है, तो ये क्या है, ये कंडीशन है। वो कंडीशन जो भी कुछ है आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए अपने आर की भाषा में, ओके। और अगर ये कंडीशन के पास हमारे पास दो ऑप्शन है कि कंडीशन हमारी ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन कुछ और होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एग्जीक्यूशन कुछ और होगा। अब हमारी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमको क्या एग्जीक्यूट करना है, हमको कौन सी कंडीशन को फॉलो करना है, ये हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ओके। और इसके अंदर जो भी कमांड लिखा हुआ है ये तभी हमारा एग्जीक्यूट होगा जब इसके पहले दी हुई ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी। और अगर मान लीजिए अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, तो ये कंट्रोल हमारा आपका जो अगला स्टेटमेंट है वहां पर आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट हमारे क्या लिखा हुआ है, इफ सिंपल ब्रैकेट्स में कंडीशन, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट में वही चीज लिखी मैंने फिर से, एग्जीक्यूट कमांड इफ कंडीशन इज ट्रू। अब अगर पहली कंडीशन गलत हो गई है तो हो सकता है कि दूसरी कंडीशन शायद सही हो जाए। तो क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोल है अगली लाइन पर आ गया और उसने चेक किया कि ये वाली जो हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स है। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कुछ कंडीशन ऐसे ही होगी कि पहली कंडीशन आपकी होगी कि आपकी माताजी ने कहा कि आप सब्जी की दुकान पे जाइए, अगर सब्जी की दुकान खुली हो तो आप सब्जी ले आइएगा। तो सब्जी लाने का कमांड आपका ये वाला कमांड हो गया। जब आपकी माताजी ने कहा कि ठीक है अगर सब्जी दुकान बंद होती है तो आप अगली दुकान पे चले जाइएगा, ये आपकी हो गई कंडीशन 2 हो गई। और उन्होंने कहा कि अगर दुकान खुली होती है तो आप वहाँ से दाल खरीद लीजिएगा, तो ये आपकी ये वाली कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन भी हमारी सही या गलत हो सकती है कि दुकान खुली है या बंद है, या उसके पास दाल है या नहीं है। अगर दाल मिल जाती तो आप खरीद लेंगे, आपका काम ख़त्म हो गया। और अगर दाल नहीं मिलती है तो आपकी माताजी ने कहा कि आप वापस आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन हमारी यहाँ से फॉल्स हो गई, तो हम आ जाते हैं एल्स पे, अपनी तीसरी लाइन पर आ जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स, और कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो भी कंडीशन हमको एग्जीक्यूट करनी है। तो अब अगर आप समझने की कोशिश करिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया हुआ है। और कैसे इस्तेमाल किया आप देखिए, यहाँ पे समझिए। इफ़ जो भी हमारी कंडीशन है सी, ये अगर हमारी तो हमारा जो भी स्टेटमेंट है पहले हमारा सी के ऊपर आएगा, और सी में अगर ये सही होता है तो ये कर्ली ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये गलत होता है तो ये हमारा अगली लाइन पर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी और कोई कंडीशन लिखी होगी। अगर ये कंडीशन हमारी सही है तो जो इसके आगे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और यही प्रोसेस हमारी आगे चलती रहेगी। राइट, मैंने यहाँ पे देखिए खाली 2 ही इफ़ लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं खाली 2 ही इफ़ होते हैं, ये कंडीशन हमारी आगे भी चल सकती है। और जब आपकी सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएं तो अंत में अगर आपके पास हर कंडीशन में अगर फॉल्स आ रहा है कि आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अंततः, तो आप यहाँ पे कर दोगे एल्स, और यहाँ पे जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आपने कोई भी काम करने के सारी कंडीशन तो दे दी, इसमें से कोई ना कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जानी चाहिए। और अगर नहीं हो रही अंत में, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास जो भी अंततः करना है वो आप उसको एल्स लिख करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। इसीलिए हम इसको कहते हैं
कंडीशनल एग्जीक्यूशन, और इस तरह के कंडीशनल एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। क्यों इफ एल्स कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने इफ और एल्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इफ का इस्तेमाल एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन एल्स का इस्तेमाल खाली अंत की लाइन में होगा। ओके, अब इसमें से कुछ बातें आपको बतानी है। तो आप ये नोट करिए कि ये जो कंडीशन हमने इस कंट्रोल स्टेटमेंट में दी गई है, ये कोई वेक्टर वैल्यू हरदम नहीं होती है, राइट। और जो इस कंडीशन का जो खाली पहला एलिमेंट है वही खाली यूज़ होता है। ओके, और इसके अलावा जो हमारी कंडीशन है इसके अंदर कोई एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि x ग्रेटर देन 2, x स्मॉलर देन 2, या इसके साथ में कोई एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है कि हम कंडीशन में लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लॉग ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, राइट। या हमारा कोई भी एक वैलिड आर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर अगर है, तो वैलिड जो भी हमारे आर के नियमों का वो पालन करता है, उस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर जो हमारे एंड और ऑपरेटर्स भी हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, हम उनको भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम आपको भिन्न भिन्न उदाहरण लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, जैसे देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, एक मैंने x की वैल्यू ले ली यहाँ पे 6, और यहाँ पे कंडीशन ली मैंने इफ x इज इक्वल टू 3, मतलब लॉजिकल इक्वल। तो अगर एक कंडीशन सही होती है, अब क्या इसमें से ऑप्शन है हमारे पास, ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है या ये हमारी फॉल्स होती है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो आप जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है आप उसको एग्जीक्यूट करिए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एल्स के आगे वाली लाइन में जाइए और वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जो भी कंडीशन लगी आप उसको निकालने की कोशिश करिए। और ये यहाँ पे चूंकि मेरे पास मैंने 2 ही स्टेटमेंट ली है, इसलिए यहाँ पे खाली ट्रू एंड फॉल्स में खाली आपके पास 2 ही अलॉटमेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो आप यहाँ पे इफ़ एक करके आप और भी ऐड कर सकते हो, और अंत में लेकिन आपका एल्स ही आएगा। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका x 3 के बराबर है, देन आप एग्जीक्यूट करिए ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू x माइनस 1, अर्थात x की वैल्यू एक कम होकर के x की जगह पर स्टोर हो जाएगी। और अगर आपका x 3 के बराबर नहीं है, देन आप जो सेकंड कमांड है एल्स के बाद लिखा हुआ है आप उसको एग्जीक्यूट करिए, 2 इंटू एक्स, राइट। तो अब आप मुझको बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। आपने लिया यहाँ पे x इक्वल टू लिया हुआ है 12, तो आपका क्या 12 3 के बराबर है? नहीं। अब अगर ये 12 3 के बराबर नहीं है तो ये जो पहली कंडीशन है x इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये तो काम नहीं करेगी, लेकिन जो x इक्वल टू 2x वाली कंडीशन है ये आपकी काम कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 6 बराबर 12। और यहाँ पे आप देखिए ये इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ, ये मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। ओके, और अगर यहाँ पे ले लीजिए x इक्वल टू 5 कर लीजिए तो भी क्या आ जाएगा 10, राइट। ओके, अब हम इसी एग्जाम्पल को R कंसोल में करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हम कंडीशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और x इक्वल टू मैंने ले लिया 6। अब देखिए आपकी पहली वैल्यू क्या है, x की है 6, और आपने इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये कंडीशन को जब एग्जीक्यूट हो गई तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू तो चेंज हो गई होगी। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 12, राइट। अगर आप x इक्वल टू यहाँ पे ले लोगे 3 तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई ना, x हमारा 3 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि x हमारा रिप्लेस हो जाएगा x माइनस 1 से, मतलब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर हम लेते हैं x इक्वल टू हियर 5 तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, देखिए आपको मिल जाएगा 10, 2 इंटू 5। ओके, चलिए अब हम अपनी स्लाइड में वापस आते हैं और 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं।
तो जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि अगर आप x इक्वल टू 4 लेंगे, आपकी कंडीशन अगर ये वाली है, तो उसका देखिए आउटकम क्या आएगा। x इक्वल टू 4 में क्या हो गया, ये वाली कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। तो अब ये कंट्रोल जो आपका एल्स के बाद में कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये वहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स, मतलब कि जो 4 की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 2 इंटू 4 दैट इज़ 8, और आपको x की नई वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये तो एग्जांपल मैंने भी आपको आर कंसोल में करके दिखाया था, इसमें तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ये जो कंडीशनल एग्जीक्यूशन है, इसमें से कोई अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी है जहाँ पे आपको पहले कुछ कंप्यूट करना है और उसके बाद में कंडीशन को टेस्ट करना है, और अगर कंडीशन सही होती है उसके बाद आप जो आपका आउटकम उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर ली, ऑल्दो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है ये। मैंने एक कंडीशन ले ली कि एक हमारे पास x की वैल्यू हमारी सपोज है 8, मैंने ले ली, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और मैंने ये कंडीशन डाल दी कि ये हमारी जो भी वैल्यू होगी, हमारा एक कोई फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इस फंक्शन को कैलकुलेट करेगा, और ये फंक्शन की वैल्यू अगर 30 से ज़्यादा आती है, अगर ये ट्रू होती है तो ये x की वैल्यू को ये रिप्लेस कर देगा log ऑफ एक्स स्क्वायर से, जो मैंने यहाँ पे दिया है। ये बेसिकली आपका ट्वाइस ऑफ log ऑफ x है। और अगर ये फॉल्स आती है देन ये आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस log ऑफ x से रिप्लेस कर देगा। ओके, इस तरह के जो उदाहरण आजकल बहुत मिलते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में एक चीज़ होती है क्लासिफिकेशन एनालिसिस, कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ये आपको सेटिस्फाई करना है या आपको पता करना है, तो आप कैसे करोगे। तो हमारे पास कुछ इसी तरीके के रूल होते हैं। कुछ हमारे पास, जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने ऐसा फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, हम ये देखते हैं कि उसमें से जो भी हमारा सैम्पल ऑब्जर्वेशन आया है वो उसमें से किन फंक्शन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, या ये जो हमारा फंक्शन मैंने लिखा है इसको, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा। अगर सही है तो ये यहाँ पर आएगा, गलत है तो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। ओके, तो अब इसमें से अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे ली है 8, तो देखिए आपको वैल्यू ये मिल जाएगी। ओके, अब ये इसी उदाहरण में जरा हम देखते हैं कि इसका ये वैल्यू जो है ये कहाँ से आ रही है। अब देखिए आपने यहाँ पे लिया हुआ है x इक्वल टू 8, अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब ये तो आपको पता ही है कि जब आप यहाँ पर 8 की वैल्यू को रखेंगे तो ये 8 क्यूब प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 होगा, और ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 30 है। अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो ये कौन सा हमारा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। और जब आप अगर log ऑफ 8 स्क्वायर अर्थात log ऑफ 64 को देखोगे तो ये आंसर 4.158883 आना चाहिए। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे आर में आपको मैं करके क्रॉस चेक करूँगा। ओके, चलिए अब इसी ऑपरेशन को ज़रा हम अपने आर कंसोल में करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए ले लिया x इक्वल टू 8, और मैंने ये वाली कंडीशन लिया। इसके बाद में देखिए हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 4.158883 आ गई। अब अगर हम यहाँ पे log ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये तो गलत आ गया। अब आप मुझे बताइए क्या गलती हो गई। गलती पता है क्या हुई, आपको x की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये वाली कि ये वाली, राइट आपको तो ये वाली वैल्यू लेनी है ना x की। ये जो आपने कंडीशन सेटिस्फाई करी है, ये तो x इक्वल टू 8 पर हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे log ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं, log ऑफ 8 स्क्वायर लेना है। और log ऑफ 8 स्क्वायर आप अगर देखोगे तो ये देखिए आपका यही वैल्यू आ गई। ये log ऑफ 8 स्क्वायर मैंने क्या हुआ, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इस समय जो करंट वैल्यू है x की वो 4.15 है जो आपकी यहाँ से आई है। ओके, अब इसी कंडीशन में अगर हम मान लीजिए कुछ
ऐसा कर दें कि अगर हम कह दें कि x इज इक्वल टू 0.002, तो देखते हैं क्या होता है। हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, -5.2106। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं x इज इक्वल टू 0.002, अगर हम ले लेते हैं तो जरा सा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए आप, तो ये देखिए क्या हो जाएगी 4.004। ये क्या 30 से बड़ी है? नहीं। अब 30 से बड़ी नहीं अगर है तो उसका मतलब है कि ये फॉल्स हो गई। अब फिर ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो जरा सा हम देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। ये देखिए ये वैल्यू आपको वही मिल गई। ओके, तो अब इससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपका कंट्रोल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। ये आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक बात है। ओके, तो ये तो था हमारा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम अगले कंट्रोल स्ट्रक्चर पर भी आते हैं। ये भी हमारा एक इफ़ एल्स कंडीशन होती है, लेकिन इसका हमारा कुछ प्रारूप अलग होता है। यहाँ पर हम इफ़ एल्स का स्टेटमेंट लिखते हैं IFELSE, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम जो हमारी कंडीशन है हम उसको लिखते हैं। मतलब जो हमको कंडीशन टेस्ट करनी है, इसका मतलब ये है हमारा। अब क्या है कि ये जो कंडीशन हमारी क्या होगी, ये कंडीशन या तो हमारी सही होगी, ट्रू होगी, या ये हमारी फॉल्स होगी। ये तो होगा। अगर ये कंडीशन सही है तो आपने कंडीशन के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अर्थात कि अगर कंडीशन सही है, और दूसरा ऑप्शन है कि कंडीशन गलत हो सकती है, नो, तो इसके बाद हमने जो सेकंड नंबर पे जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो कैसे देखिए यहाँ, इसलिए आपको यहाँ पर ये बहुत ही आवश्यक है इस बात को समझना कि अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो गलत है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या खास बात है, इसके अंदर हमारे पास कोई वेक्टर वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस भी हैं, कंडीशंस में है, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी ये जो कंडीशंस हैं, एक्चुअली में ये जो है ना टेस्ट, इसके अंदर हम डिफरेंट तरीके की जो कंडीशन जो हमको क्रॉस चेक करनी है अपने डेटा की बेसिस पे, उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। और अगर ये हमारा आंसर आता है ट्रू, तो ये जो हमारा यस के अंदर जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो भी ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, बॉडमास का रूल या कुछ भी है, ये हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर यही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो नो के अंदर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो भी स्टेटमेंट्स हमारे, ये हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और हम फिर देखते हैं कि इसमें से क्या होता है। मैंने एक सीक्वेंस ले लिया x इक्वल टू 1 से 10 तक का, अर्थात x की वैल्यू हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब मैंने एक कंडीशन डाली जो मुझको टेस्ट करनी है। मैंने कहा कि हम ये करते हैं कि अगर हमारे x की वैल्यू हमारी 5 से कम है तो क्या होना चाहिए, और अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए। 5 से कम अगर है तो आंसर हो गया यस, अर्थात ट्रू, और अगर आंसर हो गया नो, और हमारा आंसर हो गया फॉल्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या हमारी 5 से छोटी है तो यहाँ पे उस संख्या का स्क्वायर हो जाना चाहिए, और अगर संख्या हमारी 5 से बड़ी है तो ये हमारी कंडीशन x + 1 हो जानी चाहिए, अर्थात उस संख्या में एक जोड़ देना चाहिए। ओके, अब इस कंडीशन को हमको कैसे लिखना है, मैंने लिखा यहाँ पे इफ एल्स, और फिर अपने लिख ली टेस्ट कंडीशन, और जब ये कंडीशन हमारी सही होती है तो क्या होना है, मतलब x², और उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारी नो होती, गलत होती है, तो हमको क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका देखिए आउटकम कुछ आपका ऐसा आ जाएगा। ये आउटकम देखिए
कैसा आया, ये वेक्टर वैल्यू पे काम करेगा। तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल आएगा x इक्वल टू 1 पर आएगा। अब बताइए x इक्वल टू 1 हमारा 5 से छोटा है कि बड़ा है? ये तो 5 से छोटा है, तो मतलब कि कंडीशन हमारी हो जाएगी यस, और यस हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 स्क्वायर 1। और अगर हम कह दें कि x इक्वल टू 2 हमारा हो गया, तो 2 भी हमारा 5 से छोटा है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, यस। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। ऐसे अगर हम ले लें x इक्वल टू 3, तो 3 भी हमारा 5 से छोटा है, और तो हमारी कंडीशन हो गई यस, और हमारा आउटकम क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। और यही हमारा 4 के साथ भी चलेगा, 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो गई यस, आउटकम हमारा आ जाएगा 16, और x इक्वल टू हमारा हो गया 5। अब नाउ 5 इज ग्रेटर देन 5, नो दिस इज फॉल्स। तो हमारी जब नो की कंडीशन क्या है, x प्लस 1 करना है, तो मतलब ये हमारा 5 प्लस 1 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 6। ऐसे अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लेंगे, तो ये सारी संख्याएं हमारी 5 से छोटी हैं, सभी का आंसर हमारा आ जाएगा 9, और जो भी हमारी संख्या में हमारे यहाँ पे ऐड 1 हो जाएगा, एक संख्या हमारी ऐड हो जाएगी। आप इसीलिए देखिए, अगर यही आउटकम आपको दिया हुआ है, शुरू में 1, 4, 9, 16, और उसके बाद में सारी संख्याएं आपकी 5 से बड़ी हैं, तो हमारा यहाँ पे हर एक संख्या में एक एक ऐड हो गया, जो मैंने यहाँ पे देखिए आपको निकाल करके दिखाया हुआ है। ओके, और यही बात मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, राइट। अब चलिए जरा सा इसी कंडीशन को हम आर कंसोल में भी करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे x को ले लिया, 1 से 10 तक की संख्याओं को। x आपका क्या हो जाएगा, 1 से 1 to 10। ओके, अब मैंने अपनी जो इफ एल्स की कंडीशन थी उसको मैंने लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x हमारा 5 से कम है तो x स्क्वायर होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब x इक्वल टू x स्मॉलर देन 5 इज सपोज फॉल्स, गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उल्टा इसका सही है, अर्थात x इज ग्रेटर देन 5, और x इज 5 से अगर ज़्यादा है तो हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको जैसे ही एंटर करेंगे, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी, राइट। अब इसी कंडीशन के अंदर आप अगर चाहे तो आप कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई आप इस कंडीशन को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, जैसे कि अगर हम कहें एक्स क्यूब, या जैसा पहले मैंने लिया था एग्जाम्पल 3x स्क्वायर, और या अगर नहीं अगर है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ से हियर x प्लस 1 इंटू से हियर x टू द पावर ऑफ हियर 7 एंड सो ऑन। आप कुछ भी करो, देखिए आपको उसी हिसाब से नंबर मिलते जाएंगे। तो ये सब कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सारा काम हमारा आर कर रहा है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम उसको आर को क्या काम दे रहे हैं, ये मेरे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। ओके, अब इसके अंदर आप कोई भी कंडीशन डाल दीजिए, हम इस कंडीशन को भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 लिया है, हम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ x, जिसके लिए हमारे लिए हाथ से कंप्यूट करना बहुत ही कठिन काम है। हम इसको भी करेंगे तो देखिए हमारा जो उत्तर उसी के हिसाब से आ जाएगा, राइट। अब आपको लेकिन ये जो वैल्यूज आ रही हैं, अब आपको ये मालूम है कि कैसे आ रही हैं, राइट। देखिए ये इसी का आउटकम है, जो आपका स्क्रीनशॉट है, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, राइट। चलिए अब हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। अब इस लेक्चर में आपने प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हैं उनके बारे में बात करी है, और अगले लेक्चर में हम इसमें लूप के बारे में बात करेंगे। ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन और लूप तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे भारतीय खाने में दाल चावल सब्जी रोटी, हाँ उत्तर भारतीय खाने में, अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो ऐसा है कि जैसे कि डोसा, सांभर, इडली और उत्तपम, इसके बिना प्रोग्रामिंग चल ही नहीं पाती है। ये प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, लेकिन और सारा काम आपका सॉफ्टवेयर करेगा, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम ये समझना
बहुत आवश्यक है कि ये हमारा कंडीशनल एग्जीक्यूशन कर क्या रहा है, कौन सी वैल्यू देने पर ये जो हमारा आउटकम आ रहा है ये किस फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अथवा अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझको अपनी कंडीशन को कैसे लिखना है। अगर मैं उसको इफ एल्स वाले की बात करूं, लूप की जो मैंने अभी किया है, तो अगर हमारी कंडीशन सही है तो हमको पहले लिखना है कि या मुझको सेकंड पोजीशन पे लिखना है। हमारे पास दो पोजीशन थी, यस और नो की। तो इस तरह के हमारे पास इश्यूज आते हैं, लेकिन उन इश्यूज को संभालने के लिए आर आपके पास नहीं आएगा। वो इशू आप ही को संभालना है। आपको ये समझना है कि आप क्या अपने आर सॉफ्टवेयर से काम करवाना चाहते हो और आपको आर सॉफ्टवेयर को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देने हैं। और जब आप सही इंस्ट्रक्शन दोगे तभी आपको आर सही आउटकम देगा। क्यों? क्योंकि आर आपका एक बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट है, जिसकी अपनी कुछ भाषा है, जिसके अपने नियम हैं, और अगर आप उन भाषाओं और नियमों का पालन करते हुए आप उसको सही इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो आपको सही आउटकम देगा। अब जाते जाते आपके लिए होमवर्क, आप इसी तरह के छोटे छोटे कामों को करने की कोशिश करिएगा। छोटे छोटे उदाहरण लीजिएगा, उसको अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक्सप्रेशन लीजिए जिसको आप अपनी हाथ से करके समझ सकते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, और अगले लेक्चर में हम आपको लूप के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।